नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और उस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए बराबरी और समान अधिकार, न्याय का अधिकार देता है। और यही कानून और संविधान हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर खुद को न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए विशिष्ट राहत कानून पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर विशिष्ट राहत कानून की धारा 38 के तहत क्या कुछ प्रावधान है और इसके अलावा किसी और तरह की कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज का विषय एक बार फिर दोहराते हैं, विशिष्ट राहत कानून की धारा 38 के तहत क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। इससे संबंधित कोई प्रश्न है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फोन लाइन्स खुल चुके हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी रास्ता हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज इस विषय पर ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं विशिष्ट राहत कानून की। सबसे पहले ये बताइए दर्शकों को, ये विशिष्ट राहत कानून है क्या और धारा 38 के तहत प्रावधान क्या है कानूनी? देखिए, ये जो कानून बनाया गया था ये इक्विटेबल रिलीफ के लिए बनाया गया था। कहने का तात्पर्य ये कि जब इमरजेंट सिचुएशन हो, आपके पास कोई राहत ना हो, तो फटाफट से आप इस कानून के अंदर शरण ले सकते हैं। अब लेकिन प्रश्न ये है, क्योंकि सेक्शन 38 की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। देखिए, इसमें बेसिकली इंजंक्टिव रिलीफ होता है। यदि मान लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन में हैं, घर में हैं, दुकान में हैं, मकान में हैं और आपके पोजेशन में कोई आक्रमण करता है, इन्वेड करता है और आपका जो लीगल राइट है, राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, उसको यदि कोई विध्वंस करने की कोशिश करता है तो आप माननीय न्यायालय की शरण में 6 महीने के अंदर, जब से ये कॉज ऑफ एक्शन या झगड़े की शुरुआत हुई है, आ सकते हैं और कोर्ट से प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे शांतिपूर्ण कब्जे में व्यवधान डालने से इस व्यक्ति को या कंसर्न व्यक्तियों को रोका जाए। देखिए, मैं जिक्र करना चाहूँगा, यहाँ पे माननीय उच्चतम न्यायालय की डिवीजन बेंच का जजमेंट आया है फरवरी के महीने में ही इसी साल। उसमें देखिए, माननीय न्यायालय ने यह कहा है, जब आप सेक्शन 38 में परपेचुअल इंजंक्शन या परमानेंट इंजंक्शन का मुकदमा फाइल करते हैं या दाखिल करते हैं तो मुकदमा फाइल करने वाले को ये सिद्ध करना होगा कि वो मुकदमा फाइल करने के टाइम पे प्रॉपर्टी के पोजेशन में था, मतलब प्रॉपर्टी उसके कब्जे में थी, वो वहां रह रहा था शांतिपूर्वक, लॉफुल्ली। ऐसा नहीं है कि आप जो है जबरन कब्जा करके घुस गए हैं फिर 33 सेक्शन में रिलीफ लेने के लिए आ जाएंगे। देखिए, ये इंजंक्टिव रिलीफ है, दैट इज बेस्ड ऑन इक्विटी, न्याय के आधार पे। जब आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तब तो दूसरा वाला भी आपके साथ अच्छा करेगा, इस प्रिंसिपल पे आधारित है जी। तो माननीय न्यायालय ने कहा है, अपने ऑब्जर्वेशन में बहुत सारे सबूतों को रीअप्रिशिएट किया है, क्योंकि जो केस का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये बॉम्बे हाई कोर्ट से आया है। बॉम्बे का केस था ये, महाराष्ट्र का। वहाँ पे जिला न्यायालय में मुकदमा पेंडिंग था, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन डाला था किराएदार ने लैंडलॉर्ड के खिलाफ। लैंडलॉर्ड वहाँ जीत गए, वो फिर फर्स्ट अपील में आए हैं, उसके बाद में रिट में गए हैं। रिट में और फर्स्ट अपील में उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बदल दिया। फिर जो लैंडलॉर्ड है माननीय उच्चतम न्यायालय की शरण में आया। तो देखिए, माननीय न्यायालय ने क्वेश्चन ये है इसमें, अब क्वेश्चन ये था कि क्या रिट पिटीशन में माननीय हाईकोर्ट ने और जो निचली अदालत है जिला अदालत
डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने जो फैसला दिया है, क्या उन्होंने तथ्यों का या एविडेंस का सही प्रकार से अप्रिसिएशन किया है क्या, या कोई त्रुटि की है उन्होंने? तो यहाँ पे ये पाया, देखिए क्योंकि 1991 का इशू है, उसमें कंप्रोमाइज दोनों पार्टियों में हुआ था कोर्ट में, तो ये ट्रायल कोर्ट ने इन्फ्रेंस ली, उन्होंने पाया कि 1991 से वो किराएदार पोजीशन में नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कंफर्म किया है। इसके आधार हैं कई सारे। एक तो ये, आप 15 साल से रेंट नहीं दे रहे हैं तो आपको कब्जे में कैसा माना जाए? आपने रेंट की कोई रसीद शो नहीं करी। दूसरा, उनमें ये था कि वो बिजनेस कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि पान मसाले का या दुकान चला रहे हैं आप, तो कंसर्न डिपार्टमेंट से परमिशन आवश्यक होती है, लाइसेंस लेने होते हैं, और वहां पे बिजली पानी का कनेक्शन तो होगा। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये पाया कि निचली अदालत ने एविडेंस का अप्रिसिएशन ठीक नहीं किया है, लिहाजा उन्होंने कहा है कि रिट पिटीशन में जो रिलीफ दिया गया था किराएदार को, वो खारिज किया जाता है, और ओरिजिनल जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है उसको बहाल किया जाता है। तो तात्पर्य ये कि जब आप पोजीशन में नहीं हैं, प्रॉपर्टी में मालिक होना आवश्यक नहीं है, आपका पोजीशन काफी है, तभी आप सेक्शन 38 में परमानेंट इंजंक्शन के लिए आ सकते हैं। चले, बिल्कुल और भी बारीकियों को हम समझने का प्रयास करेंगे। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सिराज अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। सवाल कीजिए सिराज जी। सर, मैं एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक सवाल करना चाहता हूँ। जी जी सर, मेरी माँ थी, मेरे माँ के पिताजी की एक प्रॉपर्टी थी। उसके बाद उनके पिता का देहांत हो गया। उसके बाद 1922 में सर्वे आया जी। तो मेरे माँ के 2 भाई थे, उनके नाम से सर्वे बना। हाँ। उसके बाद मेरी माँ ने हिस्से के लिए मतलब दावा किया कि इसमें मेरा भी हिस्सा था, मगर मेरे मामा लोगों ने बोला कि आप सर्वे में नहीं है, आपका नाम नहीं है, तो आपका हिस्सा नहीं हुआ जी। उसके बाद फिर मेरी माँ ने मतलब केस फाइल किया। उसके बाद बहुत दिन तक केस चला। उसके बाद फिर सुलहनामा हो गया जी। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या हुआ कि इस समय क्या परेशानी आ रही है आपके सामने? सिराज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चले, शायद संपर्क शायद टूट गया है, लेकिन के शर्मा जी, जो इनका सवाल था कि इनकी मदर हैं, क्या वो अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हो सकती हैं? देखिए, इन्होंने जो प्रश्न उठाया, ये कहा कि मेरे मदर के पास पिता की कुछ प्रॉपर्टी थी, मतलब उनके नाम में थी, इनकी मदर के में। जी जी। देखिए, इन्होंने रिलीजन नहीं बताया हिंदू है या क्या है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। यदि मुस्लिम समाज से हैं, तो देखिए वहाँ पे तो पर्सनल लॉ में साफ साफ है, यदि जब आपके पास प्रॉपर्टी आपके नाम में है तो पहले तो संपत्ति आपके उत्तराधिकारियों में जाएगी, मतलब मदर के बाद इनके पास आएगी। यदि कोई भी नहीं है तब वहाँ जहाँ से प्रॉपर्टी आती है वहाँ वापस चली जाती है, क्योंकि उसको प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवरशिप कहते हैं। और क्योंकि ये कह रहे हैं कि देखिए इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज हुआ है इनमें। देखिए, मैं ये स्पष्ट कर दूं, यदि ये कंप्रोमाइज कोर्ट में हुआ है तो वहां पे बकायदा कंप्रोमाइज डिग्री पास हुई होगी, उसको चैलेंज करना बड़ा मुश्किल है। आप कर तो सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ही ठोस ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा, और उसमें आपको ये कहना होगा कि ये जो कंप्रोमाइज हुआ था वह अनुचित दबाव के कारण किया गया था, तब तो उसमें कुछ संभावना है। और यदि ये आप में आपसी में हुआ है, कोर्ट के बाहर हुआ है, तब आपको वैलिडली इसको चैलेंज कर सकते हैं, डिक्लेरेशन का लगा करके कि भाई ये कंप्रोमाइज कुछ नहीं था, इसको डिक्लेयर नल एंड वॉइड घोषित किया जाए, तो आप कर सकते हैं ये। और जैसा अगर मान लीजिए कि जैसा कि ये बता रहे थे कि कुछ प्रॉपर्टी की मदर के नाम पर थी, उनके पिताजी ने की थी, लेकिन अगर मान लीजिए कि इनकी मदर के नाम पर नहीं है, उनके 2 भाई थे, यानी कि इनकी नाना जी की संपत्ति है जो उनके 2 बेटों में चली गई। इनकी मदर चाहती हैं कि मौजूदा कानून के हिसाब से कि अब बेटी भी संपत्ति में हिस्सेदारी ले सकती हैं, तो ये जानना चाह रहे हैं कि अब ये भी हकदार हैं क्या उसके? देखिए, ये वैसे तो पर्सनल लॉ का मामला है, क्योंकि हर आदमी इसमें जो भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं वो मुस्लिम हैं, तो वहाँ पे उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से ही प्रॉपर्टी जाएगी। यदि पिताजी के नाम है तो देखिए, वैसे मैंने लास्ट शो में बताया था, महिला का शो या लड़की का जो शेयर होता है वो पुरुष की तुलना में आधा होता है।
तो लिहाजा जो उनके पिता के बाद जो भाई हैं, तो जैसे मान लीजिए भाइयों को एक एक शेयर मिलेगा तो उनको आधा मिलेगा जी, तो उसमें ये क्लेम कर सकते हैं। जी चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं सिराज साहब जो आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। साथ ही आपका नंबर भी हम तक पहुंच चुका है और अगर आप अपने इस विवाद से संबंधित अगर कोई दस्तावेज भी आपके पास है उसकी एक कॉपी हम तक पहुंचा देते हैं, तो उसका निरीक्षण करने के बाद और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है इस बात का जवाब हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। गुरुग्राम से सूरजमल जी अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। सवाल कीजिए सूरजमल जी। सूरजमल जी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, अभी आ रही है जी, सवाल कीजिए। हाँ सर, मेरा एक सवाल ये था कि एक प्रॉपर्टी का मामला है, उसमें डिग्री हुई है हमारी फेवर में जी, और उसको पोजीशन दिलाने के लिए बोला हुआ है, लेकिन वो पोजीशन दिलाने में जो बैलिफ वगैरह होते हैं ये बोल रहे पुलिस का खर्चा, पुलिस का और इन सब का आपको वहन करना पड़ता है। क्या ये मतलब हमें वहन करना पड़ता है, फोर्स जाती है उसका वो अपनी तरफ से जाती है? ठीक है शर्मा जी। देखिए, आप केस जीत गए हैं, आपको बधाई। अब पदेशन देखिए, माननीय न्यायालय से वारंट ऑफ पदेशन इश्यू होता है किसी भी डिग्री को, यदि पदेशन का मामला है एग्जीक्यूट करने के लिए। अब आपने कहा कि बेलिफ को क्या पैसे देने पड़ेंगे। देखिए, बेलिफ का तो स्पष्ट है, बेलिफ को माननीय न्यायालय नियुक्त करता है कि आप जाएं और शांतिपूर्ण कब्जा दिलवाएं डिग्री के हिसाब से। अब यदि देखिए, क्योंकि प्रॉपर्टी का मैटर है, झगड़े की संभावना हमेशा हमेशा रहती है और आपको लगता है, और देखिए झगड़े की संभावना होगी तो बेलिफ ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा होगा कि मुझे उपयुक्त पुलिस फोर्स दिया जाए जिससे कि मैं शांति से वहां पे पदेशन कंसर्न व्यक्ति को कोर्ट के आदेश के हिसाब से दे पाऊं। नहीं, लेकिन जैसा ये बता रहे हैं कि अब कोर्ट की तरफ से डिक्री तो हो चुकी है, इनके पक्ष में हो चुकी है और ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें जो खर्च भी होता है तो इसका खर्च कौन वहन करता है, क्या इन्हें ही वहन करना पड़ेगा? देखिए, यदि पुलिस फोर्स चाहिए तो ऐसे तो मिलेगी नहीं। आप माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन लगाएंगे कि ये कठिनाई है एग्जीक्यूट करने के लिए और आप उसमें रिपोर्ट का हवाला देंगे जो बेलिफ की होगी। ये तो कोर्ट के ऊपर है। यदि आपके पास साधन नहीं है तो कोर्ट ये कह सकता है कि स्टेट के एक्सपेंस पे आप कराएं, क्योंकि ये प्राइवेट नेचर की डिग्री है तो पैसे तो जो पुलिस पार्टी होती है आपको बहन करने पड़ेंगे। पुलिस टीम जाएगी अलग से, खर्चा तो पार्टी का ही होता है। लेकिन एक्सेप्शनल परिस्थितियों में यदि कोर्ट कन्विंस होते हैं, न्यायालय कन्विंस होता है तो ये भी हो सकता है। बेसिकली प्राइवेट मैटर है तो आपको ही बहन करना पड़ेगा। जी नहीं, एक्सेप्शनल केस किस तरह के होते हैं? देखिए, आपके पास पैसे नहीं हैं, ये आपको दिखाना होगा कोर्ट में। आपको ये बोलना होगा कि यू आर इनकैपेबल इनफ टू अरेंज मनी फॉर द पुलिस पार्टी। यदि स्टेट केस होता है तो वहां पे माननीय न्यायालय मान जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं। क्योंकि अब प्राइवेट केस है, प्राइवेट जमीन का केस आप बता रहे हैं, तो आप रखिए अपनी बात, हो सकता है कि माननीय न्यायालय कन्विंस हो जाए। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं सूरजमल साहब आपके सवाल का वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा और के शर्मा जी ने जो तरीका आपको बताया वो तरीका आप अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको राहत भी जरूर मिलेगी। दिल्ली से विजय कुमार जी अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है। सवाल कीजिए विजय जी। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं एक पब्लिक सर्वेंट के ऊपर मुझे एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करनी है अंडर सेक्शन 156(3) में। तो उसके लिए मुझे एलजी से परमिशन के लिए मैंने हमारे वकील ने बताया था कि सेक्शन 197 है सीआरपीसी में, उसके तहत मैंने अप्लाई किया था कि मुझे एलजी से परमिशन मिल जाए उनके ऊपर केस करने के लिए। लेकिन एलजी ने अभी तक कोई परमिशन नहीं दी और 6 महीने से हम परमिशन के लिए परेशान हैं। तो क्या अगर ऐसी परमिशन नहीं मिलती है तो क्या इसके लिए कुछ और उपाय है? शर्मा जी क्या विकल्प बताएंगे ना? देखिए, आपने कहा कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा करने के लिए परमिशन। देखिए, आपका काम है शिकायत देना, परमिशन तो पुलिस लेगी कि हमारे पास ये शिकायत आई है फलां फलां पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, आप हमें कृपया परमिशन दें। वो राज्यपाल साहब से कहेंगे, ये आपका काम थोड़ी ना है, ये तो जांच एजेंसी का काम है, हम इसमें आगे बढ़ ही नहीं सकते। हाँ, अपने प्रिकॉशन के लिए आप भेज रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, परमिशन तो ठीक पुलिस का भी काम है, आप भी भेजिए और वहां से रिक्वेस्ट करिए डीसीपी के थ्रू कि भाई वो वहां से आपकी जो प्रोसेस है उसको एक्सपीडिएट करवाएं जिससे कि परमिशन मिले, सैंक्शन मिले उनको मुकदमा दर्ज करने की। जैसे कुछ स्टेट में शर्मा जी जैसे इस तरह के नियम भी लागू किए गए हैं कि जो भी गैजेटेड ऑफिसर होगा या फिर सरकारी पदाधिकारी होगा तो उसके खिलाफ संबंधित अथॉरिटी से जब तक मंजूरी नहीं मिलती तब तक उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती।
जैसा ये दिल्ली से जुड़ा मामला बता रहा है कि अगर एलजी की इजाजत से ही उस अधिकारी के खिलाफ शिकायत हो सकती है। अगर मान लीजिए कि वहां पर विलंब होता है, जैसा बता रहे हैं कि तकरीबन 6 महीने का समय हो गया, तो इनके पास कोर्ट के द्वारा भी कोई रास्ता खुला है? देखिए, फिर तो आप माननीय उच्च न्यायालय में जाएं। आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो दिल्ली हाईकोर्ट में आप रिट में जाएं, वहां पे कंसर्न व्यक्ति को नोटिस किया जाएगा, फिर वहां से अप्रोप्रिएट जो भी होगा रिट पिटीशन में आपके वो आपके सामने होगा। क्योंकि निचली अदालत तो ऐसे नहीं कर सकती कि राज्यपाल को नोटिस कर दें वैसे ही। तो ये रेड जुरिडिक्शन में आपका आता है, वहां आप जा सकते हैं परमिशन के लिए कि भाई इतने समय से मुझे परमिशन नहीं मिली है, कंसर्न व्यक्ति को नोटिस करके उनसे रिस्पांस मंगाया जाए। वहां पर स्टैंडिंग काउंसिल वगैरह होते हैं दिल्ली हाईकोर्ट में हर डिपार्टमेंट के, तो अप्रोप्रिएट रिस्पांस आएगा। फिर आप देखें माननीय न्यायालय क्या डायरेक्शन देते हैं। चलिए विजय कुमार जी, उम्मीद करते हैं जो आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। साथ ही साथ हम अपने दर्शकों से अपील भी करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके सामने है, कोई रास्ता, कोई विकल्प आपको नहीं नजर आ रहा है, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो विशिष्ट राहत कानून की धारा 38 के तहत प्रावधानों से संबंधित है। और इसके अलावा और भी किसी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। एक और दर्शक असम से विश्वनाथ शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए विश्वनाथ जी। विश्वनाथ जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंचे जी, क्या परेशानी है? सवाल कीजिए। पहुंचे जी। सवाल है, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई और मेरा एक प्रॉपर्टी था। मैंने बाद में देखा ये मेरा पिताजी का बहन का नाम में चला गया विदाउट माई कंसर्न। सवाल पूरा कीजिए विश्वनाथ जी। सकता हूँ। मेरा में था, बाद में मेरा विदाउट माई कंसर्न मेरा पिताजी का बहन का नाम में चला गया। चलिए ठीक। के शर्मा जी, इनका ये कहना है कि पिताजी की बहन के नाम पर प्रॉपर्टी चली गई है, उसका कुछ हिस्सा। देखिए, और ये चाहते हैं कि पिता की संपत्ति है तो उनके बेटों को मिलनी चाहिए। देखिए, बहुत सीरियस इशू है कि प्रॉपर्टी इनके पिताजी की बहन मतलब इनकी बुआ के पास कैसे चली गई। मुझे सीरियस कंसर्न लगती है इस बारे में। देखिए, आपको एक काम करना होगा यदि आप चाहते हैं प्रॉपर्टी, क्योंकि आपके पिताजी की संपत्ति है तो वो आपको आएगी, आपकी बुआ को नहीं जाएगी। आपकी बुआ को विशेष परिस्थिति में यदि आपके पिताजी ने कुछ पोर्शन दिया गया हो तब तो एक अलग बात है। अदरवाइज यदि प्रॉपर्टी आपके पिताजी के नाम में है, यदि मान लीजिए एंसेस्ट्रल भी है तो भी वो पिताजी से आपके बाबा से आपके पिताजी के नाम में आएगी और आपके पिताजी से आपके नाम में। यदि आपकी बुआ को जा रही है तो देखिए आपको फिर एक सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा उसके लिए और कोर्ट से ये कहना होगा कि इनका शेयर बनता ही नहीं है, प्रॉपर्टी हमको आनी चाहिए। ये तो आपको डालना पड़ेगा माननीय न्यायालय में मुकदमा। जी। और जैसा ये कह रहे हैं कि आपने भी कहा कि मान लीजिए कि उनके दादा की प्रॉपर्टी है तो उस हिसाब से क्या हिस्सेदार इनकी बुआ हो सकती हैं? देखिए, अब इनकी फैक्चुअल पोजीशन क्या है उस समय जब म्यूटेशन, देखिए जब वो खानदानी प्रॉपर्टी तो वो होती है जो ऑटोमेटिक म्यूटेशन होता रहता है, पिताजी के बाद जो जितने बेटे हैं वहां पे आती है। अब यदि ये 2005 के कानून का जिक्र कर रहे हैं कि बराबर बहनों को भी जाएगी, वो तो एक अलग इशू है, लेकिन दिखाएं। लेकिन यदि म्यूटेशन के बाद में इनके पिताजी या इनके पिताजी के भाइयों के नाम में है तो वो वहां उनकी सिस्टर के पास कैसे जाएगी? तो लिहाजा प्रॉपर्टी इनके पिताजी से इनके नाम में आएगी, क्योंकि पिताजी की ये कानूनी उत्तराधिकारी है इनके पुत्र। तो बुआ का शेयर उसमें ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो विश्वनाथ शाह जी आपका सवाल था उसका उत्तर आप तक पहुंच गया होगा और जो के शर्मा जी ने आपको तरीका बताया है वो तरीका आप अख्तियार कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपकी जो परेशानी है उससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। अगली दर्शक गुरुग्राम से राजकुमारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए राजकुमारी जी। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, ऐसा है कि हमारी मदर की प्रॉपर्टी थी जी STA में, दिल्ली के अंदर, और वो प्रॉपर्टी थी तो उन्होंने दोनों लड़कियों के नाम विल कर दी थी इस प्रॉपर्टी को, अपनी दोनों डॉटर के नाम जी रजिस्टर्ड विल कर दी थी।
वो उसमें उन्होंने ऑलरेडी पहले जब थे जिंदा, अब तो उनकी डेथ हो गई, हाँ। तो 2 किराएदार रखे थे, एक नीचे रखा था, 2 फ्लोर एक ने ले रखे थे और एक बीच में रहता था, उसने अलग ले रखा था जी। 2 किराएदार थे। हाँ। अब दोनों जो है वो मदर की डेथ हो गई, फादर की भी डेथ हो गई, अब वो खाली नहीं कर रहे। तो काफी टाइम से हम 2-3 साल से कह रहे खाली कर दो, किराया भी नहीं दे रहे ना खाली कर रहे हैं। आप कितना वक्त हुआ उन्हें किराए पर रहते हुए? एक्चुअली मेरी मदर के टाइम में कितने साल हो गए होंगे, कम से कम 20 साल हो गए होंगे इस चीज को, 20-25 साल से ही रह रहे थे वहाँ पे। यानी वो कब्जा वहां से नहीं छोड़ रहे? पहले तो रेंट देते थे, अब 2-3 साल से रेंट भी बंद कर दिया उन्होंने, हमने खाली करने के लिए बोला। वही समस्या जिसका आपने जिक्र भी किया था। जी जी, देखिए ऐसा है, किराएदारी का मामला है। तो देखिए आप उनको देखिए, प्रश्न ये है कि उन्होंने विल 2 लड़कियों के नाम में करी, इसका मतलब ये हुआ प्रॉपर्टी वो दोनों लड़कियां ही प्रॉपर्टी को डील करेंगी, एक चीज। अब क्या है, एक किराएदार वाला, क्योंकि किराएदार को आपकी मदर ने शायद उन्होंने इंडक्ट किया था, अब वो है नहीं, तो इसको निकालने का काम भी वही लड़कियां करेंगी जिनके नाम में विल है। एक दूसरी बात, अब आपको करना क्या है, देखिए किराएदारी अधिनियम में आपको इविक्शन का मुकदमा माननीय सिविल न्यायालय में डालना होगा, सिविल कोर्ट में अंग्रेजी में। वहां से बोनाफाइडी ग्राउंड के आधार पर, या जो उस कानून में ग्राउंड्स मौजूद हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, उस आधार पर आप किराएदारों के इविक्शन का मुकदमा डालेंगे और ये भी उसमें लिखेंगे कि ये इतने समय से किराया नहीं दे रहे हैं। देखिए, कोई आदमी यदि किसी के प्रॉपर्टी के पोजेशन में है तो उसको मालिक घोषित नहीं किया जा सकता गैर कानूनी तरीके से। तो आप उसको निकाल सकते हैं, एज पर लॉ निकाल सकते हैं। जो उसमें अब ग्राउंड हैं बहुत सारे, उसमें बोनाफाइडी सबसे अच्छा ग्राउंड माना जाता है कि भाई हमें इस प्रॉपर्टी की आवश्यकता है, लिहाजा इस प्रॉपर्टी से इस आदमी को कानूनी तौर पर निकाला जाए, उसके लिए आप सिविल न्यायालय में जाएं। ठीक, और इससे प्रोसेस में तकरीबन कितना वक्त लग सकता है? देखिए सिविल सूट है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ 5-6 साल तो आप मानिए अप्रोक्सीमेटली, ऐसा कहना निश्चित नहीं है, लेकिन किराएदार को निकालने में, प्रोसेस फाइल करने में, गवाहियां होने में थोड़ा समय लगता है, तो आप 5-6 साल आप मान के चलें, आपको रिलीफ मिलेगा। जी चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं राजकुमारी जी, जो तरीका आपको के शर्मा जी ने भी बताया है वो तरीका आप अख्तियार कर सकती हैं और कोर्ट की मदद से आपकी जो परेशानी है इससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा इसमें विलंब जरूर हो जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील इसीलिए करते हैं कि जानकारी के अभाव के चलते एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल के शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और इस विषय पर अपनी राय भी रखी, और साथ ही जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े उनके सवालों का वाजिब उत्तर भी उन तक पहुंचाया। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।